हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योग्राफी आप पढ़ चुके और अब आपके सामने पॉलिटी राज्य व्यवस्था का विषय है, जिसमें लगभग जो है वह 90% प्रश्न भारत के संविधान से होता है। 10% प्रश्न जो है वो कुछ विश्व और स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ होता है। तो आइए प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संबंध में है। जब बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसे 1919 का एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, इसमें क्या कहा गया, इसमें एक को कहा गया केंद्रीय विधानसभा और दूसरा को कहा गया राज्य परिषद। एकदम सही है कि यहाँ पर दो सदन की विधायिका का गठन किया गया, ये लाइन सही है। महिलाओं को सीमित मात्रा में उस महिला को जो महिला वोट देने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। लेकिन वोट देने का अधिकार उसको था जो महिला कर देती है, कर देने वाली महिला को ही अधिकार दिया गया। तो ए और बी दोनों सही है। 1919 के अधिनियम में पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से महात्मा गांधी ने विरोध करते हुए कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि केवल धनी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए, भले वो नैतिक दृष्टिकोण से वह कंगाल हों, लेकिन जो गरीब हैं, नैतिकवान हैं, उन्हें वोट देने के अवसर से अलग रखना, मैं इसे सहमत नहीं हूं। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध भी किया था। नए राज्य के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। नए राज्य के लिए क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है, पहला, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक को कहाँ रखा जाएगा, तो संसद में रखा जाएगा। और संसद केवल साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकता है। संसद में रखने के पहले, संसद से पूर्व उसे विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। ये इसकी प्रोसेस है। किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाकर स्पष्ट लिखता है, नए राज्य का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण राज्यों का पुनर्गठन, राज्य की नाम या सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा। यह स्पष्ट है। सिलेबस पता नहीं चल रहा है TRE 4 का। कुमार सौरभ जी, यदि आपका विषय पॉलिटिकल साइंस है और कोई दूसरा विषय ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री जो भी हो, ज्योग्राफी या हिस्ट्री तो एक रखना ही होगा, है ना। तो स्पष्ट है कि 120 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का 40 है, पॉलिटी का 40 है। तो पॉलिटी के 40 में 90% से लेकर 95% तक भारत का संविधान से प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय संविधान, उसकी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। पंचायती राज, स्थानीय अर्थात स्थानीय स्वशासन, SC ST इत्यादि से जुड़ा होगा। 40 क्वेश्चन जो है, जो आपका ज्योग्राफी से होगा 40 क्वेश्चन, इसमें सभी करंट अफेयर से लेकर मैथ से लेकर के अन्य तमाम का होगा। तो इसमें कहीं तो सिलेबस बहुत ही स्पष्ट है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर, राज्य कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल और केवल जो है, नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है।
कोई राज स्वतः अपने से किसी राज को ना तो अपने सीमा में परिवर्तन कर सकता है, ना नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो जो भी करना है वो संसद करेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग है। तो यहाँ पर क्या है, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये अनुच्छेद 23 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कहाँ पर, ये तो 17 में है, अर्थात ये 17 में। अल्पसंख्यक के हित की सुरक्षा ये 29 और 30 में है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर कौन शामिल है, क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से। एक और है कारखाना और खदान में बच्चे, ये अनुच्छेद 24 है। तो स्पष्ट है कि 1 और 4 जो है इससे जुड़ा होता है, 1 और 4 है। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17, यह जो है ये किस में है, ये तो समानता का अधिकार में है। यह समानता का अधिकार है। ये जो है शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार से इसका संबंध जुड़ा होता है। कौन एक नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। अब देखो, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 में है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान का भाग 4 में है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अनुच्छेद 38 में है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना, भारत क्या है, भारत तो एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। धर्म निरपेक्ष, जहां धर्म के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होता है। एक धर्म निरपेक्ष के राज्य की स्थापना करना, इसका हमारे कहाँ पर, इसका तो उल्लेख जो है किसमें है, इसमें तो है प्रस्तावना में। ये प्रस्तावना में है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो पंथ धर्म निरपेक्षता शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, धर्म निरपेक्षता शब्द तो पूरे संविधान में केवल और केवल प्रस्तावना में ही, तो कहता है उद्देश्य नहीं है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना निम्नलिखित कौन सा नीति सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। एक तो धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है, ये तो खैर स्पष्ट है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव का नहीं है। इस अवस्था में अब राज्य का नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो हमको सी भी देना होगा, क्योंकि यहाँ कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य का तो उल्लेख है नहीं। तो दिए गए उत्तर में हमको डी को चुनना होगा। सर जी TRE 4 कब तक आने की संभावना है। जो संभावना है कृष्णा जी, शायद दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना हो सकती है। अब यहाँ जिस प्रकार का विकल्प है, अब ऐसे विकल्प में क्या होता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तो कहीं उल्लेख, धर्मनिरपेक्षता कहीं उल्लेख जो है वो तो प्रस्तावना कहता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या करता है, वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, समता के साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है ना। राधा कुमारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य आपको ज्ञात होगा कि संविधान का मूल कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान का भाग 4 का ए में, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए में है। मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान समय में, मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान समय में 11 है। लोक चुनाव में मतदान करना, तो ये तो अनुच्छेद 326 में है। अनुच्छेद 326 में मतदान की प्रक्रिया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का यहाँ उल्लेख किया गया है।
वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना कौन नहीं है, ये तो हमारा एक वैधानिक अधिकार है। नमस्कार नमस्कार आरती जी। यह तो एक वैधानिक अधिकार, लीगली अधिकार है। ये मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान, कर्तव्य नहीं है। ए नंबर जो है मूल कर्तव्य नहीं है। थोड़ी सी विद्यार्थी जी कृष्ण कुमार सौरभ जी क्वेश्चन का अंक भी नंबर भी लिखेंगे। इसका आप उत्तर दिए तब तो ज्ञात होगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है। और थोड़ा सा आपसे आग्रह है कि जो लिख रहे हैं उसमें अंक भी लिखिएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर सत्य नहीं का उल्लेख है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्य के लिए विधिक कार्यवाहियां से उन्मुक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 163 स्पष्ट कहता है, और साथ ही से जोड़ दे अनुच्छेद 361 भी। मंत्री द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल को दी गई सलाह को जांचने का न्यायालय अधिकृत है, गलत है। यह कहता है कि जांच का अधिकार नहीं है। जांच का अधिकार नहीं है। कोई न्यायालय राज्यपाल किसी कर्तव्य पालन के विवश नहीं कर सकता। कोई न्यायालय सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो यहां पर हमें क्या देना होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक का उत्तर देना होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहां जो विकल्प दिया हुआ है, इस विकल्प में जो है सत्य नहीं है, बाध नहीं कर सकता, ये लाइन सही है। शासकीय के लिए कार्यवाही उन्मुक्ति है तो यहाँ बी नंबर उत्तर होगा। न्यायालय अधिकृत है, एकदम स्पष्ट रूप से 74 और 163 में लिखता है कि न्यायालय जो है जांच नहीं कर सकता है। मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दिया? राष्ट्रपति अनुच्छेद 74, राज्यपाल अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे, लेकिन इस दिए गए सलाह की जांचना न्यायालय का काम नहीं होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को सदन में संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? आपको ज्ञात है, स्पष्ट रूप से लिखता है अनुच्छेद 109 कि राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक पर राज्यसभा को केवल परामर्श देने या सलाह देने का अधिकार है। उसे किसी प्रकार का, मेरा कंप्यूटर साइंस में एस्टिमेट 83 आप पास है ही है, तो आप जो है पूरी तरह सफल विद्यार्थी, तो आपके आगे के हर एक एग्जाम को देने के लिए आप पूरी तरह तत्पर है, पूरी तरह एलिजिबल है। एकदम बेहतरीन तरह से तैयारी कीजिए, सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए और सफल शिक्षक में अपनी पहचान बनाइए। बस चंद दिनों की तो बात है। तो राज्यसभा को धन विधेयक पर केवल सलाह या परामर्श देने का अधिकार ही है। लोकसभा राष्ट्रपति का स्वीकार करे अस्वीकार करे, इस पर आगे कार्यवाही, क्योंकि वह 14 दिन के अंदर, यदि वह स्पष्ट करता है राज्यसभा यदि 14 दिन के अंदर नहीं भी पास करेगा तो वह अपने आप पास हो जाएगा। लोकसभा विधेयक पर आगे कार्यवाही विचार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वह सर्वाधिकार लोकसभा का है। लोकसभा उसे पुनर्विध स्पष्ट है कि उसे दोबारा राज्यसभा में भेजा नहीं जाएगा। दोबारा राज्यसभा में उसे भेजा नहीं जाएगा। राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। अनुच्छेद 168 कहता है, 168 विधायिका, उसमें राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद तीनों शामिल होता है, हो सकता है ना। तो क्या है? विधानसभा परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है, क्योंकि विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में होगा नहीं।
विधानसभा हो भी सकती है, विधानसभा नहीं भी हो सकती है। कुमार सौरभ जी, आरती कुमारी, विधानसभा तो आपको ज्ञात है, विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में होगी, और विधान परिषद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भारत में मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है। तो जहां विधानसभा और राज्यपाल है विधायिका हुआ, जहां तीनों है वहां तीनों मिलकर विधायिका का निर्माण होता है। अनुसूचित क्षेत्र में जिला पंचायत, अनुसूचित क्षेत्र कौन होता है? अर्थात संविधान की 6ठी अनुसूची, संविधान की 6ठी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा आरती जी, 1 साल से आप इंतजार कर रहे हैं यकीनन तौर पर, और एक मध्यम वर्गीय परिवार को पटना में रहकर पढ़ना, और उसमें भी आप जैसे विद्यार्थी जिसके पास छोटे बच्चे भी हैं, एक माँ का उत्तरदायित्व से, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी ज़्यादा इंतजार की घड़ी आपकी हुई है। लेकिन अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चंद दिनों के पश्चात मुझे उम्मीद है कि हमारे विक्रम संवत 2083 जब आएगी, तब तक आप सफल विद्यार्थी के रूप में अपनी पहचान बना चुके होंगे। ये मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है। थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, इतना इंतजार किए ही, थोड़ी सी और। तो जाहिर सी बात है, अनुसूची 6ठी अनुसूची में आपने पता होगा 1996 में पेशा कानून का निर्माण किया गया, और इस कानून में स्पष्ट रूप से दिया गया कि जनजातीय क्षेत्र में भी पंचायती राज का प्रबंध हो। इसमें लघु जलाशय का समसामयिक, अर्थात यहाँ पर जिस प्रकार विकल्प है 1 से अधिक, तो जो जनजाति, जो भारत में 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं, भारत में 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया है। दिलीप सिंह भुरिया समिति ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया है उस क्षेत्र में पंचायती राज को व्यवस्थित किया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को भी विकास में अपनी भागीदारी बढ़ाने का अवसर मिले। इस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक बार में 3 तलाक कहने पर तलाक होना गैर कानूनी है। तो सीधे उत्तर याद रखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला में था, क्योंकि वो महिला और पुरुष को समानता का अधिकार नहीं देता है। मुस्लिम महिला को तो वो समानता का अधिकार के तहत भारत के संविधान में स्त्री और पुरुष के साथ भेदभाव, क्योंकि पुरुष को 3 तलाक बोल देंगे तो शादी टूट जाएगी, महिला के साथ भी शादी तोड़ने का कुछ अलग प्रोसेस था, उतना सिंपल प्रोसेस नहीं था, दोनों के अधिकार में भिन्नता थी। तो स्त्री पुरुष समानता के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया, और उसके बाद भारत सरकार ने उसके लिए एक अलग से कानून का भी निर्माण किया। तलाक बिद्दत कानून की एक निश्चित अंतराल के पश्चात जो है सो उसका है कि तलाक का एक प्रोसेस होगा, 6 महीना या जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के माध्यम से ही संबंध को, शादी के संबंध को, यदि संबंध पटरी पर नहीं आ रहा है, दोनों के बीच वैचारिक मतभेद बना हुआ है, साथ रहने में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कठिनाइयां हैं, तो अलग हो सकते हैं। अनुच्छेद 215 क्या कहता है? उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय कहीं है? उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, अर्थात इसे अपने निर्णय के विरुद्ध, अपने निर्णय के विरुद्ध इसे जो है अपने निर्णय के विरुद्ध मुकदमा की सुनवाई करने, मुकदमा की सुनवाई करने का अधिकार होगा। ये 4 तो एक ही जगह 2 विकल्प तो आपका खत्म ही हो गया। और अक्सर हाँ इसमें देखा जाता है कि इसमें डी और ई होने की संभावना नहीं रहती है। 222 देखिए, 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ट्रांसफर का है। राष्ट्रपति जो है किसी तबादला कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। 226 ये 5 प्रकार का रीट कहाँ ही है न्यायालय की, तो 5 प्रकार का रीट, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के संरक्षण में 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। 227 जो है उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय का जांच करने, समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद तभी जो है यहाँ पर देखिए, जिला न्यायालय में अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक, 233 से 37 तक ही अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय हमारे संविधान का अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक में अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है। 233 से 237 तक ही। अब देखिए ऐसा विकल्प है, यदि केवल इतना भर ज्ञात है कि 233 से 237 तक ही अधीनस्थ न्यायालय है, देखिए उत्तर कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप उत्तर दे पाएंगे, कहीं भी इसमें उत्तर देने में कठिनाई नहीं होगी। 232 जो है यह अब निरस्त हो चुका है, इसे 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 में ही है ही नहीं। 230 जो है वह कहता है कि उच्च न्यायालय का जो आपसी तालमेल है, उच्च न्यायालय का जो आपसी तालमेल है उसके बारे में दिया गया है कि हाईकोर्ट में राज्य का जो है इसका विस्तार किस प्रकार से, अर्थात संसद चाहे तो हाईकोर्ट का विस्तार राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में कर सकता है, इसका उल्लेख करता है। फिर यहाँ उत्तर देखिए एक ही विकल्प है। मैंने बराबर कहा है कभी प्रश्न को आप छांटने में सक्षम हैं आरती जी, कुमार सौरभ, तो बड़े आसानी से कठिन क्वेश्चन को भी यहाँ अनुच्छेद नए भी याद हो। अनुच्छेद 233 कहता है कि यदि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करें तो राज्यपाल राज्य के जिला न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। 234 कहता है कि जो बीपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग से जो चयनित विद्यार्थी होंगे उसको राज्यपाल अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर या न्यायिक सेवा के पद पर नियुक्त करेंगे। 233, 34, 35 कहता है कि अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखने का काम हाईकोर्ट करेगा। तो प्रश्न को छांटिए, इतना भर ये है कि बस देखिए 233 से तो उसके देखिए बीच में एक अनुच्छेद यहाँ दिया हुआ है, 2 अनुच्छेद हाईकोर्ट के 214 से लेकर के 232 तक, वो हाईकोर्ट के बारे 232 तक हाईकोर्ट के बारे में, ये हाईकोर्ट के बारे में। भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किस उद्देश्य से? अनुच्छेद 280 के आधार पर वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। विद्यार्थीगण, मैं एक बार पुनः आप लोग को चलिए सूचना देता हूं। चलिए जो 4 बजे से 5 बजे तक पीजीटी के लिए मेरा टाइम अलॉट था, पहले भी चलिए हमको आरती जी पहले पढ़ चुके हैं, तो 4 बजे से 5 बजे तक जो पीजीटी के लिए पढ़ाया जा शुरू की जा, लगभग 2 वर्षों से उस पढ़ाई चल रही है, अलग अलग बैच बढ़ते गए, तो फिर से उसको एक शुरू कर रहे हैं ताकि जो विद्यार्थी स्टेट में पास हुए हैं संभावित तौर पर पास हो सकते हैं और आने वाले भविष्य में उनका बहुत जल्द एग्जाम के आप देखते हैं मुख्यमंत्री लगातार सचिवालय का निरीक्षण करते हुए तमाम प्रकार की जो है सूचना दे रहे हैं। तो एक बार पुनः जो है 4 बजे से 5 बजे तक पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के लिए नया बैच की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे विद्यार्थी, यदि लगता है कि हमारी पढ़ाई बेहतर है तो कम से कम हर विद्यार्थी एक विद्यार्थी को भेजें। क्लासरूम में जब विद्यार्थी रहता है तो पढ़ाने में कहीं न कहीं उत्साह, और हमारा तो क्योंकि विज्ञापन तो एक क्या कह सकते हैं आज के दौर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विद्यार्थी से बड़ा विज्ञापन और कौन हो सकता है। तो आपको यदि हमारी पढ़ाई पसंद आती हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो, लगता हो कि हमारे नॉलेज पर विश्वास है कि मैं जो है उन तमाम तथ्यों को जो आपके सिलेबस में है पूरा कवर कर सकता हूं बेहतर तरीके से, तो हर विद्यार्थी कम से कम एक विद्यार्थी को तो भेज ही सकते हैं ताकि क्लासरूम भरा रहे और पढ़ाने में मुझे भी और मैं आपको वादा करता हूं कि जो पढ़ाया जाएगा बेहतर, सरल, तार्किक और परीक्षा के दृष्टिकोण से वह अत्यधिक लाभदायक होगा। तो बस अगहन माह के पूर्णिमा अर्थात बृहस्पतिवार की पहली क्लास होगी।
राज्यों की वित्तीय स्थिति को निर्धारित करने के लिए तो वित्त आयोग का गठन किस लिए होता है? केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र राज्यों के मध्य क्या करना है? पहला कर राजस्व, दूसरा केंद्रीय अनुदान, केंद्रीय अनुदान का बंटवारा करने के लिए। तो केंद्रीय अनुदान और राज्य का अंश कितना उसे दिया जाए। यकीनन तौर पर आरती जी आप लोग को तो खैर जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं उसे पूरा छूट है कि जब फिर नया बैच शुरू होगा तो आप बेहिचक उसमें पुराने विद्यार्थी दोबारा तिबारा पढ़ सकते हैं ताकि उनको रिन्यूअल होते रहे और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और साथ साथ एक नया विद्यार्थी को भी लेकर आए, एक पुराना स्वयं भी आए दोबारा पढ़ लें और एक नया विद्यार्थी को भी लेकर आए। भारतीय विधान पालिका के प्रथम बार द्विसदनीय स्थापित किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में, 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में 2 सदन की विधायिका का गठन किया गया, जिसे एक को कहा गया केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, और दूसरे को कहा गया राज्य परिषद, दूसरे को कहा गया राज्य परिषद। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा और क्या हुआ, इसमें प्रांतों में, इसमें जो है प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1919 के एक्ट के द्वारा मुसलमानों को, 1901 के द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया और 1892 के अधिनियम द्वारा परिषद के सदस्यों को, परिषद के सदस्यों को बजट पर, परिषद के सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परिषद सदस्य को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय देखो प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में न्याय जो है 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का है। संविधान का अनुच्छेद 38 अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी लिखता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को उपलब्ध कराने के लिए राज्य काम करे, अर्थात मूल अधिकार में आर्थिक न्याय का कहीं उल्लेख नहीं है। उद्देशिका और राज्य का नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार 4 से 6 तक, 4 बजे किसका टेस्ट होता है? 4 से 6 शिक्षक का ये जो टेस्ट देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, 4 बजे ही बैच, तो आप लोग का जो टाइमिंग था वही टाइमिंग में, अरे क्लासरूम में भी आकर ले आना है उसको। टेस्ट में बड़ा समय थोड़े लगता है, आसानी से। चलिए अपनी सुविधा देखना है। अब तमाम पुराने विद्यार्थी को उसमें आमंत्रण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और लेकिन नए विद्यार्थी को साथ लाने का प्रयास करना है। महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि ये वास्तविक तौर पर लोकतंत्र में क्या है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, सिले कथा लोकतंत्र में सभी का भाग है। तो जो दलित थे, जो पिछड़े थे, जो हाशिए के थे, उनको समान अवसर लाने का अवसर उपलब्ध किया गया। तो लोकतंत्र के माध्यम से आत्मसम्मान के साथ भारत में लोकतंत्र जो है उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। लोकतंत्र उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। तो यार दोनों सही है, दोनों व्याख्या भी करता है, क्योंकि लोकतंत्र में जो समाज के हाशिए के वर्ग थे, जो सत्ता से दूर थे, वो वर्ग जो है एक बार लोकतंत्र में सत्ता में आने का, समान भागीदारी का उसे अवसर मिला। तो समाज के दलित वर्ग को इसमें सबसे अधिक अवसर मिला। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, स्त्री पुरुष के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किए जाने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें आता है? देखो अनुच्छेद 25 क्या कहता है,
भारत का प्रत्येक नागरिक का किसी भी धर्म को स्वीकार करने, धर्म को स्वीकार करने, धार्मिक जीवन एवं धार्मिक पहचान को बनाए रखने, धार्मिक पहचान को बनाए रखने, धर्म का प्रचार प्रसार करने। लेकिन क्या लिखता है कि सरकार आपकी स्वतंत्रता होगी, लेकिन लोक स्वास्थ्य, नैतिकता और लोक प्रशासन के आधार पर सरकार उसमें विधि का निर्माण कर सकता है। धर्म प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25, सिख को अनुच्छेद 25 अपने राज्य को समाज सुधार विधि निर्माण, वहां स्पष्ट लिखा है धार्मिक निकाय में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे से धर्म परिवर्तन के तुम धर्म बदल दो, ये नहीं है। धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, स्वेच्छा से किसी भी धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं, धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 नंबर यहां पर गलत हो जाता है। तो किन्हीं विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, हर प्रश्न पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने का प्रयत्न होता है। यदि प्रश्न कुछ स्टैटिक जीके की तरह नहीं हो, प्रश्न के विकल्प से यदि प्रश्न बनता है जो कल एक स्वतंत्र प्रश्न के रूप में आपके सामने उपस्थित हो सकता है, तो प्रयास ये रहता है कि उसे भी इस प्रकार से स्पष्ट आपके सामने उजागर किया जाए, ताकि जब उससे जुड़ा हुआ कोई अन्य स्वतंत्र प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसको हल कर दें। तो हर एक प्रश्न पर एक्स्ट्रा नॉलेज आपके सामने उपलब्ध है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? देखो अनुच्छेद 32 क्या है? ये तो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार अर्थात यदि मौलिक अधिकार की अवहेलना हुई तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? ये तो कहता है कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में, सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में किसी धर्म की पढ़ाई, किसी धर्म की पढ़ाई नहीं किए जाने का अधिकार। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता कानून सभी के लिए समान है, और यदि आपके पास वो अधिकार है कि आप अनियंत्रित रूप से कहीं भी अपने हिसाब से क्या कहते हैं विधान का निर्माण कर दें, तो फिर समानता का तो आप उल्लंघन कर सकते हैं। तो आपको केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए विशेष प्रसिद्धि दिया गया है, तो कानून की समानता का अधिकार जो है वो का उल्लंघन हो जाएगा यदि आपको अनियंत्रित तरीके से विधि निर्माण का अधिकार दे दें, तो किसी वर्ग विशेष के लिए आप अलग से कानून बना सकते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। 352 क्या कहता है? 352 कहता है यदि देश पर विदेशी आक्रमण, देश पर विदेशी आक्रमण हो, देश के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह की अवस्था हो, विदेशी आक्रमण हो, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह की अवस्था हो, और विदेशी आक्रमण की संभावना, विदेशी आक्रमण की संभावना हो, तब राष्ट्रपति जो है संघ का मंत्रिमंडल, संघ का मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल। 356 कहता है राज्य का यदि संवैधानिक तंत्र
संवैधानिक तंत्र विफल हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो, तब राष्ट्रपति शासन 355 कहता है कि राज्य की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति जो है सो केंद्र सरकार उत्तरदायी होगा। वह राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी होगा। किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? चलिए, अलग अलग राज्यों का जो राज्यसभा का सीट है, राज्यसभा का सीट भी जनसंख्या के आधार पर अलग अलग राज्यों में राज्यसभा का सीट का आवंटन किया जाता है। उस सीट को देखें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में 18 सीट है, तमिलनाडु में सीट की संख्या 18 है और आंध्र प्रदेश में सीट की संख्या 11 है, तो ये तो होगा नहीं। राजस्थान में सीट की संख्या 10 है और गुजरात में सीट की संख्या 11 है, ये होगा नहीं। अब यहां देखिए, आंध्र प्रदेश में भी 11 है और गुजरात में भी 11 है, अर्थात दोनों आंसर एक हो गया। इसी प्रकार देखिए, बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों का 16-16, बिहार का भी 16 है, वेस्ट बंगाल का भी 16 है। इसी प्रकार देखिए, असम, पंजाब और तेलंगाना, इन तीनों में 7-7 है। इन तीनों में जो है वो 7-7 है, ये तीनों में। उसी प्रकार उड़ीसा और राजस्थान, उड़ीसा राजस्थान में दोनों में 10-10 है। बस इसको याद रखिए, बिहार बंगाल में 16-16, असम पंजाब तेलंगाना में 7-7, उड़ीसा राजस्थान में 10-10, आंध्र प्रदेश, बाकी सबका अलग अलग है। यहां पर जो है बस इसको एक साथ याद रखिए, क्या दिक्कत है याद रखने में। बजट पर संसद के नियंत्रण में कौन सी बात सही नहीं है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। बजट का निर्माण कौन करती है? तो वित्त मंत्रालय करता है बजट का निर्माण, वित्त मंत्रालय करता है। संसद की समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद राष्ट्रपति की सिफारिश बिना कोई कर आरोपित नहीं करने का शक्ति नहीं। अनुच्छेद 117A स्पष्ट रूप से लिखता है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई कर नहीं बढ़ा सकता है। सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति, तो व्यय की शक्ति वो जो है जब मांग करेगा तब नहीं, जब संसद मांग करेगा कि हमें धन बढ़ाया जाए। अपने मन से तो वृद्धि नहीं कर सकता है, अपने मन से तो वृद्धि नहीं कर सकता है। किसका लिखे? ए ही है सर, कुमार सौरभ जी। किसका उत्तर ए दे रहे हैं? कुमार सौरभ किसका उत्तर दे रहे हैं? थोड़ी संख्या लिखें। चलिए, अभी आपको मैंने दिखलाया कि किसकी कितनी सीट है, तो यहां पर यदि पुराना आप देखें तो आप बड़े आसानी से, चलिए, झारखंड का सीट की संख्या जो है कितना है झारखंड में? अभी आपने देखा, देखिए, बिहार 16, असम 7, यहां कहीं झारखंड का उल्लेख नहीं था। इस क्वेश्चन झारखंड को देखिए 6 सीट दी गई है। उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, उसके पास 3 सीट है। छत्तीसगढ़ के पास 5 सीट है। अब पंजाब के पास 7 सीट है। दिए गए विकल्प में देखें तो 4, 3, 2, 1 राज्यसभा की सीटों का है। यदि हम लोकसभा को देखें तो लोकसभा का यहाँ 14, यहाँ 4, 11 और 13। भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस एक के अधीन राज्यपाल
राष्ट्रपति के विचार के अनुच्छेद 169 क्या है? अनुच्छेद 169 है विधान परिषद का गठन, विधान परिषद गठन है। 201 राष्ट्रपति के पास जब विधेयक जाता है, राष्ट्रपति के पास जब विधेयक जाता है तो उनका निर्णय अंतिम होगा। 200 के आधार पर वो विधेयक, उनके पास 3 विकल्प है। पहला, वह हस्ताक्षर कर दें। दूसरा, उसे जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेजें। तीसरा, राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए उसे रख दें। उनके पास 3 विकल्प है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुई? नागौर में। उसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना गया। 1959 में ही, बाद में इसे आंध्र प्रदेश में, 1959 में ही इसे आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? केंद्रीय सूचना आयोग अक्टूबर 2005 में हुआ। 2005 में हुआ। अनुच्छेद 19 के आधार पर इसका गठन किया गया। इसके लिए आंदोलन जो है, इसके लिए आंदोलन राजस्थान से चला। इसके जो नेता थे, नेत्री, वो थी अरुणा राय। वन संवर्ती सूची में, शेयर बाजार ये संघ सूची का विषय है। डाकघर संघ सूची, अर्थात ये गलत है, बाकी दोनों मिला हुआ है। आपको ज्ञात है कि संविधान का अनुच्छेद 246 में सूची को संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची 3 भागों में बांटा गया। संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची के रूप में 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान का भाग 9, इसे जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। 538 8 क्या है? संघ राज क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक, इसे हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। 4A मौलिक कर्तव्य, 51A इसे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 76 में। 9A नगर पालिका, 243P से लेकर ZG तक, इसे जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। अर्थात कौन हो जाएगा? A का 3, एक ही जगह 3 है ही है। राज्य की विधायिका संसद की एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में बदल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरता का बाद निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा? अर्थात दल बदल कानून, दल बदल कानून जहां प्रभावी नहीं होता है। दल बदल कानून को कब लागू किया गया था? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इसे लागू किया गया। 1985 में इसे लागू किया गया तथा राज्य
कि विधायिका या संसद किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वे स्वेच्छा से मूल दल को सदस्यता छोड़ देते हैं। एकदम सही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है वो सदन का होता है, पार्टी का नहीं होता है। इंग्लैंड में तो वह अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा देना होता है उसको। अब आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, बीजेपी अध्यक्ष नहीं है, आपको लोकसभा के सभी मेंबर के लिए समान रूप से काम करना होगा। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं है, ये सही है। और यदि उस पद पर न रहे तो पुनः दल में शामिल, जब पद से हट गए तो फिर हम दल के लिए काम करेंगे। जब तक पद पर हैं तब तक अध्यक्ष हैं। दोनों विकल्प में अर्थात क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों में, उपयुक्त में से दोनों में, उपयुक्त में से दोनों के लिए वह प्रभावी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंटोनी और बीटी कृष्णामाचारी प्लस एचसी मुखर्जी ये उपाध्यक्ष थे। तो उपाध्यक्ष चुने गए थे, तीनों का अध्यक्ष सभापति के रूप में अहम भूमिका थी। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 से शुरू हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 46 को। तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधी थे, तृतीय अनुसूची में शपथ है, लेकिन इस शपथ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनका शामिल नहीं है, इसके लिए अलग से दिया हुआ है। संघ के मंत्री का शपथ, न्यायाधीश का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ नहीं, संसद का शपथ, अर्थात 1 3 खाली छोड़ दीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, 1 2 4, 1 2 4 का यहाँ प्रबंध किया गया है, 1 2 4। कौन शासक भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय, लेकिन कहीं भी लोक कल्याण का प्रयोग कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 में लोक कल्याण का प्रयोग है, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लोक कल्याण का प्रयोग किया गया है। लोक कल्याण का प्रयोग जो है, संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन की शासन प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व तो हमने इंग्लैंड से ही लिया, द्विसदनीय इंग्लैंड से ही लिया, लेकिन न्यायिक समीक्षा जो है यह यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 137 के अलावा अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 142 ये सब न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आता है। भारत और अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। दलविहीन प्रजातंत्र, महात्मा गांधी, नहीं, दलविहीन प्रजातंत्र कौन है, ये है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण दलविहीन अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे, महात्मा गांधी से भली भांति। इन्होंने कहा था कांग्रेस को अब विघटन कर दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी का विचार था कि कांग्रेस का विघटन कर दी जानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जिस उद्देश्य से स्थापित हुआ अब उद्देश्य को पूरा कर चुका है। राज का नीति तत्व नहीं है, मद्य निषेध अनुच्छेद 47, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48, लेकिन निःशुल्क शिक्षा 21A ये क्या है, ये मौलिक अधिकार है। ये जो है मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, जबकि ये दोनों, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। सबसे बड़ा पद जो होता है मंत्रिमंडलीय सचिव, क्योंकि हर विभाग का गृह सचिव, रक्षा सचिव, वित्त सचिव, तो हर विभाग का एक सचिव होता है, और सभी सचिव का जो सचिव होता है उसे कैबिनेट सचिव या मुख्य सचिव के नाम से जाना जाता है, जो लोक सेवा का हेड भी होता है। तो
तो वह भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। तो एक आईएएस जो है पदोन्नत करते हुए इस पद तक पहुंचते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध के विचारण किस न्यायालय द्वारा, इसके द्वारा प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट ही से नीचे यदि जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया गया है तो उसकी केस की सुनवाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के और उसकी जांच 1989 में दिया गया। 1989 में उसके लिए जांच करने वाले अधिकारी जो होंगे वो डीएसपी रैंक या उसके ऊपर के होंगे, उसके नीचे का अधिकारी नहीं होगा। तो ये अस्पृश्यता के लिए, छुआछूत को रोकने के लिए इस अधिनियम का निर्माण किया गया था। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर को जो है वह महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजिनी नायडू आपको पता है कि 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। 1947 से 49 तक मरने तक वह देश की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर काम की। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और कमला नेहरू की पुत्री थी। चरित्र न्यायालय 2006 में तब सर्वप्रथम जो है हरियाणा में स्थापित किया गया। किस लिए? लोगों को सुलभ, सरल और ये कम पैसा से लोगों को न्याय मिले, इसका विचार दिए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारा भी बर्थडे 13 फरवरी को है। चलिए एक महान हस्ती से देश के लिए समर्पित सरोजिनी नायडू कितना कुशल नेतृत्व थे उसका वर्णन 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। अमेरिकी पत्रकार मिलर लिखता है कि मैंने विश्व के अनेक देशों में अनेक आंदोलन का कवरेज किया हूं, लेकिन ऐसा आंदोलन, ऐसा नेतृत्व कहीं नहीं देखा कि पुलिस गोली चला रही है लेकिन भीड़ जो है कंटिन्यूटी के साथ बिना किसी बाधा के उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। न्यायमूर्ति भगवती क्या शुरू किए? PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। राजीव गांधी का देन क्या है? ये कह सकते हैं ये कंप्यूटर का युग। आपातकाल में विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 352 क्या कहता है कि आपातकाल में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा। चलिए अंतिम क्वेश्चन नेट प्रॉब्लम की है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब ये सब देखिए क्वेश्चन होता है कि याद रखना, हर अधिनियम में सैकड़ों रहता है तो सबका इसमें सीधा सीधी याद जो लिखा हुआ है दुयम, ये मुझको भी बिल्कुल पुराना याद है कि उसमें किस किस धारा में क्या क्या है, क्योंकि धारा की संख्या देखेंगे तो हजारों में पहुंच जाएगी, इसलिए वो हमें भी नहीं याद है। तो इसका जो है इस प्रकार सटीक जी के है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी को नहीं बनाने के लिए देते हैं, तुक्का लगाइए, काम करेगा नहीं तो ठीक है। आज के सवाल को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः अगले दिन नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए विचार के साथ पुनः फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।